अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने बात करनी है रेड स्पॉट बायोलॉजी के अंदर आज एक टॉपिक की जिसका नाम है टॉपिक 6C, स्ट्रक्चर, रोल एंड फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन से रिलेटेड, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसके रोल से रिलेटेड और उसके फंक्शन से रिलेटेड जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही वाहियात है, ठीक है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। लाइट भी चली गई, जैसी वीडियो बनाना शुरू की लाइट चली गई। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेकार है। इन्होंने पूछी है विथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की आप विथ बता दें, या जो डायमीटर होता है या विथ होती है उसकी, वो पूछना है, विथ या ब्रेथ, ठीक है। तो अब इसमें आपको याद करने इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इसका आंसर जो है वो 10 नैनोमीटर है। बेसिकली ये होती है 8 नैनोमीटर, लेकिन यहाँ पे 8 जो है वो दिया हुआ नहीं है, तो 8 के क्लोज जो है, बाकी सब बहुत दूर है। 8 के क्लोज जो है वो 10 नैनोमीटर है। सो दिस इज द राइट आंसर। बस ये याद करने वाली बात है, समझने वाला कुछ नहीं है इसके अंदर। Now the next question is the diagram below represents a current model of the structure of a biological membrane। तो ये biological membrane, हमारी सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया है इन्होंने। क्वेश्चन क्या है? इन एडिशन टू दीज स्ट्रक्चर शोन कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, हमें पता है कि एनिमल की सेल की मेम्ब्रेन में इन दो चीज़ों के अलावा, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स के अलावा, एक और चीज़ होती है कोलेस्ट्रॉल। इन्होंने पूछा है इसमें से कौन से एरिया के अंदर होती है, ये जो लेबल किए हुए एरिया है इनमें से कौन से एरिया के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो पाया जाता है। तो अगर आपने सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम देखी हो, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, कहाँ चला गया मार्कर, ये जो आपको नज़र आ रही हैं दीज आर प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं दीज आर प्रोटीन, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं जो कि दोनों लेयर्स में है। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं जो कि एक लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है एक तो फॉस्फोलिपिड वाले पोर्शन के अंदर, और उसमें भी मेनली ये पाया जाता है हाइड्रोफोबिक रीजन के अंदर। आपको पता है फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसका एक हेड होता है फॉस्फेट वाला, और फिर उसकी टेल होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी वाटर लविंग, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो इनके साथ पाया जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो सी जो है ये वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो प्रोटीन के साथ नहीं है। डी जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इन दोनों के साथ नहीं है, ठीक है। बी जो है हमारे पास ये इन ऊपर वाले पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बेसिकली फॉस्फेट वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पाया जाता, बल्कि ये जो बीच वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दिस रीजन जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है, इस पार्ट के अंदर पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सो ए जो है हमारे पास वो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अगेन द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द मॉडल। दोबारा से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का एक मॉडल दिया हुआ है। अब क्या पूछा है इन्होंने? विच ऑफ द स्ट्रक्चर ए बी सी और डी विल कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल। तो देखिए भाई, ट्रांसपोर्ट जो है ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक होती है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है कि जिसके अंदर चीज़ें मूव करती हैं हाई से लो, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो जब भी चीज़ें मूव करेंगी हाई से लो विदाउट एनर्जी, तो हम इसे कहेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और अगर ये लो से हाई जा रही हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जा रही हैं, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाउ द पॉइंट इज कि इन्होंने पूछा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन करता है। देखें, हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन तो यहाँ से भी हो जाता है, ये जो लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके थ्रू भी चीज़ें मूव करके चली जाती हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली वो चीज़ें रिक्वायर्ड करती हैं, एक तो जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही हों, और दूसरी वो चीज़ें जो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, जो लिपिड वाली साइड से नहीं जा सकती। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं? वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो लिपिड नॉन लिपिड मॉलिक्यूल हैं, यानी लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं, या वो मॉलिक्यूल जो पोलर हैं, जिनके ऊपर चार्ज है, लाइक जैसे कि पानी है। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिनको किसी और चैनल की ज़रूरत होती है। तो वो चैनल जो बनाती है वो ये प्रोटीन्स बनाती हैं, जिन्हें आप कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो होती है जो लिपिड की दोनों लेयर में होती है। लिपिड की एक लेयर है और ये लिपिड की दूसरी लेयर है, इन दोनों को क्रॉस करने वाली जो प्रोटीन होती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनमें होल्स होते हैं, इन होल्स के जरिए चीज़ें जो है ये मूव करके जाती हैं अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। तो दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करवाते हैं और पैसिव भी। तो यही वो प्रोटीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, वही चीज़ ट्रांसपोर्ट करवा सकती है जो दोनों मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर रही हो। जाहिर है यहाँ से अगर एक चीज़ घुस रही है तो यहाँ से बाहर आएगी, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन ये सिर्फ एक लेयर के अंदर पाई जा रही है, तो ये यहाँ से घुस तो जाएगी लेकिन वहाँ से सेल के अंदर नहीं जा पाएगी। ये सेल का आउटसाइड है और ये सेल का इनसाइड है। तो द करेक्ट आंसर इज सी। सी जो है हमारे पास वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, और कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो एनर्जी से चलती हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायग्राम शोज 3 जोन्स।
तो इन्होंने ये देखें अगेन, ये प्रोटीन के ऊपर लेबल किए हुए तीनों जोन्स एक्स, वाई और जेड। ये पूरी एक प्रोटीन है जिसके 3 हिस्से किए इन्होंने, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एक्स और जेड कह दिया, और बीच वाला हिस्सा वाई है। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन 3 में से कौन सा हिस्सा है प्रोटीन का जो कि फॉस्फोलिपिड लेयर के, द डायग्राम शो थ्री जोन। आगे क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है, हाँ, व्हाट इनेबल्स द प्रोटीन, इनमें से वो कौन सा हिस्सा है जो प्रोटीन को अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए इनेबल करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है ना कि यहाँ पर हमारे पास ये लिपिड की एक लेयर है एंड देन ये हमारे पास लिपिड की दूसरी लेयर है और इसके दरमियान में प्रोटीन जो है वो मौजूद है। तो जाहिर है प्रोटीन इन लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगी, इन लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ कोई ना कोई इसकी बॉन्डिंग होगी, कोई ना कोई इंट्रैक्शन होगा। तो वो कौन सा इंट्रैक्शन है या वो क्या चीज़ है, इन तीनों में से वो कौन सा एरिया है जिसके अंदर वो चीज़ लगी हुई है जो कि अलाउ करती है प्रोटीन को लिपिड के साथ जोड़ने के लिए। तो पहली बात तो बहुत सिंपल है, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो एक्स वाला पोर्शन है ये लिपिड की लेयर के ऊपर है, तो ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा, और ये जो जेड वाला पोर्शन है ये भी लिपिड की लेयर के बाहर है, तो ये भी इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कोई ना कोई बॉन्ड बना रहा होगा, ये कोई ना कोई इंट्रैक्शन जो है वो बना रहा होगा। तो इसका मतलब जिसमें वाई है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो इसमें वाई है, इसमें नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें वाई है। नाउ द क्वेश्चन इज, वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो कि अलाउ करती है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उन्हें लिपिड की मेम्ब्रेन के साथ चिपकने में। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड काफ़ी परमानेंट होता है और इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर ख़राब हो जाएगा और ये लिपिड के मॉलिक्यूल और प्रोटीन के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस नहीं बनेगी, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती। बेसिकली होता यह है कि ये जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है इनमें काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड का। क्यों? बिकॉज ये जो लिपिड है, ये वाला जो लिपिड का हिस्सा है दिस इज हाइड्रोफोबिक, इसे पानी पसंद नहीं होता। तो ये अगर बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे ही अमाइनो एसिड के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ही अमाइनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करेगा जो हाइड्रोफोबिक हो। तो इस वाई पोर्शन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कैसे होगा, तो आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता है, सेंटर में कार्बन होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ COOH होता है, ठीक है, और एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है, ये तो NH2, ये तो हर अमाइनो एसिड के अंदर होता है, दिस इज COOH। आखिर में बच जाती है साइड चेन। तो अब ये जो साइड चेन है ना, इसकी बेसिस के ऊपर होता है हाइड्रोफोबिक। अगर ये ऐसी होगी जो पानी को पसंद नहीं करती तो ये अमाइनो एसिड हाइड्रोफोबिक कहलाएगा। सो हियर आर सम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, जिसमें ग्लाइसिन आता है, एलेनिन आता है, वेलिन आता है, ल्यूसीन आता है, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, फेनाइलएलेनिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये कुछ अमाइनो एसिड हैं, इनको पानी में रहना पसंद नहीं होता, तो ये आपको यूजुअली मिलेंगे सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, और मेम्ब्रेन में जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं उनके दरमियान वाला जो पोर्शन होता है ये वहाँ पर यूजुअली पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो इसका C है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेल कंपोनेंट फॉर्म्स पिनोसाइटिक वेसिकल। ठीक है, ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। आपको पता है कि नॉर्मली तो चीज़ें मूव करती हैं सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पैसिव ट्रांसपोर्ट से और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, जो कि या तो लिपिड की मेम्ब्रेन के थ्रू आता है, यानी इस वाले हिस्से से चीज़ें मूव करती हैं अंदर बाहर, ठीक है, इस वाले हिस्से से, या फिर इस वाले हिस्से से चीज़ें मूव करती हैं अंदर एंड बाहर। अगर ये तो वो चीज़ें मूव कर सकती हैं जो छोटी हैं। अगर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, अब वो बड़ा मॉलिक्यूल जाहिर सी बात है इसके अंदर से नहीं आ सकता और यहाँ से भी नहीं आ सकता, तो उसके लिए होता क्या है, आपने नोट किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, कि अगर ये हमारे पास सेल है और ये वाला स्ट्रक्चर अंदर आना चाहता है, तो जब ये करीब पहुँचता है तो यहाँ से सेल की मेम्ब्रेन हो जाती है अंदर, ठीक है, और ये मुसलसल अंदर आता रहता है, जिसके बाद होता यह है कि कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है, ये अंदर आ गया और यहाँ से ये मेम्ब्रेन मिल जाएगी, यहाँ से ये मेम्ब्रेन मिल जाएगी, तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल एक बैग के अंदर बंद होकर अंदर आ जाएगा। ये प्रोसेस के जिसके अंदर कोई बड़ा पार्टिकल अंदर आता है मेम्ब्रेन के फोल्ड होने की वजह से, ये प्रोसेस कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस की 2 टाइप्स होती हैं, अगर कोई सॉलिड पार्टिकल आता है तो वो कहलाता है फेगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड पार्टिकल आता है तो वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस। और ये जो वेसिकल है, यानी वो जो बैग है ना जिसके अंदर वो पार्टिकल बंद हो गया था, ये जो बैग है ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है जिसके अंदर ये पार्टिकल है, तो ये बैग कहलाता है पिनोसाइटिक वेसिकल या फेगोसाइटिक वेसिकल कहलाता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ये काम करेगा, ऑब्वियसली सेल मेम्ब्रेन फोल्ड हो रही है, ठीक है, उस पार्टिकल के अराउंड, और इस तरह से वो अंदर आ रहा है। इनका काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और न्यूक्लियोलस का कोई काम नहीं है सेल के अंदर चीज़ों को लाने में या बाहर ले जाने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस है, ये रफ होता है जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, राइबोसोम मौजूद होते हैं उसके ऊपर, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका काम डिटॉक्सिफिकेशन यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस को नॉन हार्मफुल में कन्वर्ट करना, लिपिड सिंथेसिस होता है, कैल्शियम स्टोरेज होती है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि बेसिकली इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोलस का काम होता है राइबोसोम को सिंथेसाइज करना।
नाउ विच सेल कंपोनेंट फॉर्म पिनोसाइटिक वेसिकल्स। अच्छा ये आगे पीछे हो गया। ये क्वेश्चन है भाई, द डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अगेन ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर ABCD दिए हुए। ना पूछा क्या है इन्होंने, इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट ऑफ स्मॉल लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। तो देखिए भाई, अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक लिपिड पार्ट है और एक नॉन लिपिड पार्ट है। ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द लिपिड पोर्शन। ये जितना भी पोर्शन आपको नजर आ रहा है बीच में, दिस इज द लिपिड पोर्शन। ये लिपिड की दो लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये लिपिड पार्ट है, और ये जो प्रोटीन्स है हमारे पास, दीज आर नॉन लिपिड पार्ट्स। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, जो जैसा होता है वो अपने जैसा को अलाउ करता है। तो लिपिड पोर्शन के जरिए लिपिड वाली चीज़ें जाएंगी और ये नॉन लिपिड चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले पोर्शन से लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लिपिड के जैसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, या स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे कि गैसेज हैं आपकी, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन ये जो लिपिड वाला पोर्शन है, ये किसको क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता, ये नॉन लिपिड पोर्शन को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं देता, बिकॉज ये हाइड्रोफोबिक है, इसे पानी पसंद नहीं है। तो जितने भी नॉन लिपिड या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन लिपिड यानी लिपिड के जैसे नहीं है, लिपिड के अलावा किसी कैटेगरी के, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा जो है ये बेसिकली टेल कहलाती है। ये पूरा फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, पानी को पसंद करता है, और ये टेल है जो हाइड्रोफोबिक होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक टेल जो है ये लिपिड वाले मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त देती है, नॉन लिपिड को या पोलर को गुजरने की इजाज़त नहीं देती, जिसकी वजह से इनको गुजरना पड़ता है इनके ज़रिए। तो बेसिकली ए पोर्शन जो है ये वो हिस्सा है जो रोकेगा किसे, ये रिस्ट्रिक्ट करेगा लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को। अब वो लिपिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल कहाँ से जाएंगे, तो वो जाएंगे इन प्रोटीन्स के जरिए, जिन्हें हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या जिन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये चैनल के तौर पर बिहेव करती हैं या कैरियर के तौर पर बिहेव करती हैं, चीज़ें यहाँ से घुसती हैं और यहाँ से अंदर आ जाती हैं, या यहाँ से घुसती हैं और यहाँ से बाहर चली जाते हैं। Now, which technique provided the primary evidence for the fluid mosaic model? ये fluid mosaic model जो है ये सेल मेम्ब्रेन का है। ये कहता है कि भाई एक लिपिड का दरिया है जिसके अंदर प्रोटीन के टुकड़े तैर रहे हैं, इस तरह से बनी हुई है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें से वो कौन सा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू ये पता लगा था, तो इसका नाम है फ्रीज फ्रैक्चर। फ्रीज फ्रैक्चर बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर करते क्या है, कोई भी कंपोनेंट जिसको स्टडी करना है उसको पहले फ्रीज करते हैं और उसके बाद ब्लो देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाता है, बीच से ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन थी जिसको आपने आइसोलेट किया था, तो पहले इसे फ्रीज करेंगे। जब इसको फ्रीज किया और इसको ब्लो किया तो ये ब्रेक हो गई दो लेयर्स के अंदर, जिन दो लेयर्स से ये बनी होती है उन दो लेयर्स के अंदर ये ब्रेक हो गई। ये लिपिड की एक लेयर हो गई और ये लिपिड की दूसरी लेयर हो गई, एंड देन इसे स्टडी किया गया। तो ये फ्रीज फ्रैक्चर कहलाता है। आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, बट अगर याद रखना चाहें तो याद रख लें। नाउ बाय विच प्रोसेस डज ग्लूकोज मूव इनटू द रेड ब्लड सेल फ्रॉम प्लाज्मा। तो हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्लूकोज जाता है वो कौन से प्रोसेस के जरिए जाता है। तो देखिए भाई, हमारे पास जो प्लाज्मा है यानी जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है जिसे आप प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है ज़्यादा। और जो रेड ब्लड सेल है हमारे पास, उसके अंदर ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ठीक है, RBC, और ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर ग्लूकोज है ज़्यादा, ठीक है, और रेड ब्लड सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो है कम, ठीक है। तो चीज़ें मूव करती हैं जब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो बेसिकली वो कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका आंसर नहीं है। एंडोसाइटोसिस जो है ये मैंने बताया था बड़े पार्टिकल्स के लिए चाहिए होता है, जबकि ग्लूकोज इतना बड़ा पार्टिकल नहीं है। ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं, मेनली वाटर की मूवमेंट को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, तो इसका आंसर ऑस्मोसिस भी नहीं है। तो द लास्ट थिंग इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन जो होता है वो बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन का लिपिड वाला पोर्शन है ना उसके ज़रिए होता है, जिसके लिए किसी और मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ग्लूकोज को मूव करने के लिए ना इंट्रिंसिक प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में लगी होती हैं, इस तरह की प्रोटीन चाहिए होती हैं, लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए होती। तो अगर किसी मॉलिक्यूल की ज़रूरत है लेकिन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा डिफ्यूजन कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बिकॉज ये इसको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ रही है किसी मॉलिक्यूल के जरिए। तो ग्लूकोज जो मूव करता है रेड ब्लड सेल के अंदर वो किसी प्रोटीन के जरिए करता है बिना एनर्जी के, तो दिस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ द डायग्राम शोज अ सेल फाउंड इन एन ऑर्गन इन द बॉडी। देखिए ये जो सेल है ना ये हमारी इंटेस्टाइन का है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के जो सेल्स होते हैं ये वहाँ का सेल है। तो
फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस सेल। अगर आपको इलियम के बारे में पता, अच्छा मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज इस सेल के ऊपर ये बारीक बारीक सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो लगी हैं, दीज आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। और ये जो माइक्रोविलाई हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये इंक्रीज करते हैं सेल का सरफेस एरिया, जिससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। देखिए अगर ये सेल इस तरह से फ्लैट होता तो एब्जॉर्प्शन यहाँ से होती, 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 ठीक है। इस सेल में अब क्या है, ये इस तरह है, ये मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूँ, यहाँ पे बहुत करीब करीब है, ठीक है, समझाने के लिए। तो अब एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से, 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 बहुत सारी जगह से एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है विलाय या माइक्रोविलाय होने की वजह से, तो एब्जॉर्प्शन बेटर होती है। तो पहला काम तो इसका आपको समझ आ गया कि ये एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है नीचे, तो अगर आप डी देखें तो सीक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस, ये इसका फंक्शन नहीं है। फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड सीक्रीशन इसका फंक्शन नहीं है। फेगोसाइटोसिस भी इसका फंक्शन नहीं है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी इसका फंक्शन नहीं है। डाइजेशन बाहर होती है और फिर खाना अंदर आता है, पूरा का पूरा डाइजेस्टेड। द लास्ट थिंग इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी चीज़ों को ये एब्जॉर्ब करता है अगेंस्ट अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखें, आप कहेंगे कि भाई अगर इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद है तो इंटेस्टाइन के अंदर तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा और सेल के अंदर जो है वो ग्लूकोज कम होगा, तो ये अगेंस्ट कैसे है? शुरू में ऐसा ही होता है, ग्लूकोज इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा होता है, इंटेस्टाइन के सेल में कम होता है, तो शुरू में तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन होती जाती है अंदर ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो अब ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीज़ें एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, ठीक है। तो जिसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हमें कैसे पता कि ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है एब्जॉर्प्शन? क्योंकि अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन यानी लो से हाई की तरफ जाने के लिए आपको एटीपी की ज़रूरत होती है, और एटीपी प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गेनल है वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर आप गौर करें तो इस सेल के अंदर बहुत सारे शो किए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ये बताते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जो कि एक्टिव प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाला जो सेल है ये एक्टिव प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, यानी ये चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड दैट इज व्हाई देयर आर अ लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच विल प्रोड्यूस एटीपी। नाउ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था कि सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ व्हिच स्ट्रक्चर अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द सेल? तो ये वाला हिस्सा आउटसाइड है और ये वाला हिस्सा इनसाइड है। अगेन देखें, जब भी ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर तो मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्युबल है, छोटा मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर है यानी चार्ज नहीं है, तो वो यहाँ से गुजर जाएगा, ठीक है, लिपिड वाले पोर्शन से गुजर जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, या अगर मॉलिक्यूल जो है वो लिपिड इनसॉल्युबल है, लिपिड के अंदर डिसॉल्व होने वाला नहीं है, या वो चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्लोराइड चार्ज पार्टिकल है, तो उसको किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जो क्लोराइड है वो चार्ज पार्टिकल है, वो यहाँ से नहीं गुजर सकता, तो उसे ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत है। तो आपका आंसर डी नहीं है और आपका आंसर सी नहीं है, क्योंकि सी तो बेसिकली कुछ है ही नहीं, ये तो कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी हुई है, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। अब आ गई प्रोटीन, तो ये दो तरह की प्रोटीन्स दी हुई हैं। एक ए जो है ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कैसे पता मुझे? क्योंकि ये लिपिड की दोनों लेयर के अंदर मौजूद है। और बी जो है ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये लिपिड की एक लेयर के अंदर मौजूद है। अब जाहिर सी बात है, अगर चीज़ ने यहाँ से मूव करके आना है यहाँ, तो एक ऐसी प्रोटीन होनी चाहिए जो दोनों लेयर के अंदर मौजूद हो। तो करेक्ट आंसर जो है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो सोडियम की, क्लोराइड की, पोटेशियम की ट्रांसपोर्ट करवाती है। नाउ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, ठीक है, विच लेबल इंडिकेट्स हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन्स। अच्छा, आप देखें इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होता है लिपिड, और लिपिड की कौन सी टाइप होती है? लिपिड की टाइप होती है फॉस्फोलिपिड। और दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन। अब आपको पता है प्रोटीन जो है वो तो अमीनो एसिड से बनी है, तो उसके अंदर तो हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोफोबिक चेन नहीं होती। हाइड्रोफोबिक पोर्शन आपको पता है लिपिड होता है, इतना तो समझ लें। तो बेसिकली ये तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट हाइड्रोफोबिक, तो ये आंसर नहीं है। ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर नॉट, ऑल ऑफ देम आर नॉट हाइड्रोफोबिक, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है। अब बच गया ये वाला हिस्सा, सो दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, क्योंकि ये लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। लेकिन ये जो लिपिड है जिसे आप कहते हैं फॉस्फोलिपिड, ये पूरा का पूरा हाइड्रोफोबिक नहीं होता। इसके ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसे हेड कहते हैं, दिस इज हाइड्रोफिलिक, यानी ये वाटर लविंग होता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर द टेल्स, इस हिस्से को टेल कहते हैं, और ये हाइड्रोफोबिक होती है। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो टेल है ये बेसिकली होते हैं फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड की अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो फैटी एसिड क्या होते हैं? ये लंबी चेन्स होती हैं इसकी। ये आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो इसके पीछे कार्बन्स लगाते जाएं
तो ये लंबी चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो दिस इज अ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को, हेड इज नॉट हाइड्रोफोबिक, हेड इज हाइड्रोफिलिक। बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस टेल को जिसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी जो है ये हाइड्रोफोबिक चेन्स होते हैं। The diagram shows the fluid mosaic model of membrane structure. What are X, Y and Z? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि ये जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं बीच में, एक वो जो बिल्कुल अंदर मौजूद है और एक वो जो एक लेयर के अंदर मौजूद है, दीज आर प्रोटीन। दिस इज एन इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड दिस इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो Y जो है ये प्रोटीन है, तो Y के अंदर प्रोटीन एक ही जगह दिया हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी की जरूरत ही नहीं है पूरा सॉल्व करने की, बाकी भी देख लेते हैं। X क्या है हमारे पास, X जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे मॉलिक्यूल को। दिस इज अ लिपिड मॉलिक्यूल। कौन सा लिपिड है ये, फॉस्फोलिपिड। तो खाली लिपिड दिया हुआ है, अगर ये फॉस्फोलिपिड देते तो ज्यादा बेटर आंसर होता, बट लिपिड है। ठीक है, लिपिड की कैटेगरी है। एंड Z जो है ये कार्बोहाइड्रेट की चेन्स होते हैं। ठीक है, ये इसके साथ लगी हुई होती है प्रोटीन के साथ। तो आपको पता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर मिला दिया जाए तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। Now the diagram shows some of the main structure which form the cell surface membrane। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम है। पूछा क्या इन्होंने, इनमें से वो कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अगर आप ब्रेक करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है वो स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होगा उसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो आपको बेसिकली प्रोटीन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि प्रोटीन्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। अब अगर आप 3 देखें तो 3 बेसिकली ये प्रोटीन के ऊपर एक चेन लगी हुई है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट चेन। इसे अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, सो दिस इज नॉट द आंसर। अगर आप 1 को देखें तो 1 रिप्रेजेंट करता है इस छोटे छोटे डॉट्स को, छोटे छोटे गोलों को। ये बेसिकली लिपिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फोलिपिड को। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेंगे फैटी एसिड मिलेंगे, ग्लिसरॉल मिलेगा और फॉस्फेट मिलेगा, अमाइनो एसिड नहीं मिलेंगे। अमाइनो एसिड मिलते हैं प्रोटीन को तोड़ने से। प्रोटीन 2 तरह की हैं, एक ये प्रोटीन है जो दोनों लेयर्स के अंदर पाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक ये प्रोटीन है जो कि एक लेयर के अंदर पाई जा रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो 2 और 4 जो हैं दीज आर द स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन्स हैं, इन्हें जब आप तोड़ेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। अच्छा, अब ये आ गया है थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन। ये बेसिकली वैसे तो ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन बहुत आसान है। देखिए भाई, 4 इन्होंने सैंपल्स लिए, आइडेंटिकल सैंपल्स लिए प्लांट टिश्यू के, ईच विद अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -700 किलो पास्कल। तो सबसे पहले तो समझे वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल हम कहते हैं एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक अदद बीकर है कि जिसके अंदर ये पानी पड़ा हुआ है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ H2O है, यानी सिर्फ और सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। हर वाटर का मॉलिक्यूल आज़ाद है किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए। क्या काम होता है वाटर का, फ्लो करना। तो हर वाटर का मॉलिक्यूल आज़ाद है टू फ्लो। तो मैं कहूँगा इस प्योर वाटर का, ये जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है, यानी जो काम करने की एबिलिटी है, वो मैक्सिमम है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम के लिए एक जीनियस ने जो नंबर दिया है वो है 0। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही इसके अंदर आप ऐड करेंगे सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर ये एक सॉल्यूट का पार्टिकल ऐड कर दिया, तो अब होगा क्या, ये सॉल्यूट का पार्टिकल क्या करेगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स को ना खींच लेगा अपनी जानिब, पकड़ लेगा। अब सारे के सारे वाटर के मॉलिक्यूल आज़ाद नहीं रहे, तो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल कैद हो गए। तो इन तमाम वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पूरे बीकर के अंदर जो पानी है उसका जो वाटर पोटेंशियल था, उसकी जो काम करने की एबिलिटी थी, वो क्या हो गई, वो डिक्रीज़ हो गई। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका वाटर पोटेंशियल -1 हो गया, क्योंकि हमने एक मॉलिक्यूल ऐड किया। तो सपोज कर लें, ऐसा होता नहीं है, बट -1 कह रहा हूँ, क्योंकि अब जाहिर सी बात है 0 अगर मैक्सिमम है तो 0 से ऊपर तो जा नहीं सकते, +1 में नहीं जा सकते। तो सॉल्यूट ऐड करने से चूंकि वाटर के मॉलिक्यूल कैद हो गए तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ है, तो कम होकर -1 हो गया। मैं और अगर सॉल्यूट ऐड करूँ, मैं अगर 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड कर दूँ, तो ये 2 सॉल्यूट के पार्टिकल्स और ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे, कैद कर लेंगे, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल अब आज़ाद नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल सारे के सारे आज़ाद नहीं, तो वाटर पोटेंशियल और डिक्रीज़ हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप वाटर के अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं उसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है -1 हो गया, -2 हो गया, जैसे आप ऐड करते जाएंगे और डिक्रीज़ होता जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास ये वाला सोल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल है -1 और ये वाला सोल्यूशन है जिसका वाटर पोटेंशियल है -2, इनमें से किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो
देखिए जब भी नंबर पॉजिटिव के अंदर होता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1 और 2 में से कौन सा नंबर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे जो ज़्यादा नज़र आ रहा है वही ज़्यादा है, ठीक है। पॉजिटिव के अंदर जो वैल्यू ज़्यादा नज़र आती है वही ज़्यादा होती है। नेगेटिव के अंदर ऐसा नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सा नंबर बड़ा है, -1 या -2, तो आप कहेंगे -1। क्यों? बिकॉज ये 0 से करीब है, क्योंकि जितना आप 0 से दूर जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जा रही है, ठीक है। माइनस में अगर आप 0 से दूर जा रहे हैं तो वैल्यू कम होती जा रही है। तो -1 जो है ये बड़ा नंबर है, यानी -1 वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? -2 से। -2 वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है किससे? -3 से। तो नेगेटिव के अंदर जो एक्चुअली छोटा नज़र आ रहा होता है नंबर, वो एक्चुअली बड़ा होता है। नाउ द पॉइंट इज़ कि अगर मैं दो सॉल्यूशंस को कनेक्ट करूं, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और ये मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन है, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और बीच में लगा दी मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी को गुजरने की इजाज़त देती है, सॉल्यूट को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। मैंने कहा कि भाई इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो -5 है और इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो -10 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पानी कहाँ से कहाँ जाएगा। तो याद रखें पानी हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। क्यों? देखिए भाई मैंने आपको कहा -1 हाई है -2 से, ठीक है। -1 के अंदर एक सॉल्यूट है ना, तो इसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल आज़ाद है पानी के। -2 के अंदर 2 सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, तो इसके अंदर कम मॉलिक्यूल आज़ाद हैं। तो जाहिर है जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आज़ाद होंगे उतना फ्रीली फ्लो कर सकते हैं। तो वाटर हमेशा मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से हाई कौन सा है। तो माइनस में जो एक्चुअली छोटी वैल्यू होती है वो बेसिकली ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो कंटेनर है ये हाई वाटर पोटेंशियल है और ये वाला कंटेनर लो वाटर पोटेंशियल है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम -5 टू -10। अब आ जाते हैं सिनेरियो के ऊपर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट के टिश्यू को रखा एक सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। प्लांट के टिश्यू का जो वाटर पोटेंशियल है वो है -700। ये प्लांट के सेल कह लें, ठीक है, ये प्लांट का सेल है, इसका वाटर पोटेंशियल है -700। दे आर प्लेस इन 4 डिफरेंट सोल्यूशन, विच सोल्यूशन इंड्यूसेस फुल प्लाज्मोलाइसिस विद इन द टिश्यू। अच्छा, प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है श्रिंक हो जाना। श्रिंक तब होगा जब प्लांट के सेल में से पानी चला जाए। प्लांट के सेल में से पानी बाहर जाने के लिए लाजिम है कि प्लांट के सेल का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो और बाहर के सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो, क्योंकि आपको पता है वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर अंदर हो हाई, ठीक है, और बाहर हो लो, तब वाटर मूव करेगा अंदर से बाहर और ये सेल सिकुड़ जाएगा, जिसे आप कहेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सी वैल्यू 700 से कम है। मैंने आपको बताया नेगेटिव के अंदर जो कम नज़र आता है वो बेसिकली ज़्यादा होता है। तो 400 कम नहीं है 700, -700 से 400 ज़्यादा है। -700 से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा है। -700 तो बराबर है। अगर दोनों तरफ -700 तो पानी मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम है। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर इज़ -1000। तो -1000 जो है ना ये लो वाटर पोटेंशियल है। -700 हाई वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ, पानी बाहर चला जाएगा जिसकी वजह से सेल श्रिंक हो जाएगा, इतना सा हो जाएगा। इसे आप कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। दूसरे अल्फाज में वाटर मूव करता है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। -700 क्या है? लेस नेगेटिव है, 0 से करीब है, और -1000 मोर नेगेटिव है, 0 से दूर है। तो ये भी पूछा जाता है वाटर मूव करता है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो ये बात आपने याद रखनी है। नाउ विच पार्ट ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द थिकनेस ऑफ अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन? तो बहुत आसान है, ये हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इनमें से इन्होंने पूछा है फॉस्फोलिपिड, तो पहली बात तो इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी बात हो रही है। अब फॉस्फोलिपिड के 2 पोर्शन है, एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है, जिसे आप हेड कहते हैं, यहाँ पर भी नजर आ रही है, और एक ये वाला हिस्सा है जिसे आप टेल कहते हैं। अब आप खुद देख लें इनमें से कौन सा हिस्सा है जो कि ज़्यादा थिकनेस बना रहा है सेल मेम्ब्रेन की। हेड वाला हिस्सा छोटा है, टेल वाला हिस्सा जो है, जो कि बेसिकली हाइड्रोफोबिक एरिया होता है, ये मेजर हिस्सा बनाता है सेल की मेम्ब्रेन का। तो ग्लिसरॉल बिल्कुल नहीं, ग्लिसरॉल कहाँ होता है? ये आपका हेड है फॉस्फोलिपिड का, ये छोटा सा स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल होता है, और ये फैटी एसिड्स होते हैं। तो देखें ये वाला हिस्सा मिलाकर बहुत छोटा है, ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो ग्लिसरॉल नहीं बनाता, हाइड्रोफिलिक हेड ये वाला हिस्सा भी नहीं बनाता, फॉस्फेट ग्रुप यही हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ये भी नहीं बनाता। हाइड्रोकार्बन चेन, ये जो फैटी एसिड है दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन, ये सेल मेम्ब्रेन का मेजर पोर्शन बनाती है। नाउ अगेन वाटर पोटेंशियल के ऊपर क्वेश्चन आया। अब अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा।
द वाटर पोटेंशियल ऑफ 3 एडजेसेंट प्लांट सेल इज शोन, ठीक है। तो ये 3 एक्स वाई जेड ये 3 सेल्स हैं प्लांट के, एक दूसरे के साथ रखे गए हैं और तीनों का वाटर पोटेंशियल बताया गया है। आपसे पूछा क्या है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर वाटर मूव करेगा। तो देखिए 0 पास्कल 0 किलो पास्कल को छोड़ दें, यूनिट को छोड़ दें, 0 मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब 0 जो है ये मैक्सिमम है, ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट। जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे, यानी ये प्योर वाटर है, जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल कम होगा। देखिए जब आप सॉल्यूट ऐड करेंगे तो पहले ये जाएगा -1000 पे, ठीक है, तो दिस इज लो, और उसके बाद और सॉल्यूट ऐड करने पे और कम हो जाएगा तो -4000 पे चला जाएगा, सो दिस इज लोवेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो अगर ये तीनों साथ लगे हुए हैं तो ये सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ से वाटर इधर भी जाएगा और यहाँ से वाटर इधर भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है और ये दोनों लो पॉइंट के ऊपर है। अगर ये ऑप्शन होता ना कि इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर भी जा रहा है, तो ये भी करेक्ट होता, क्योंकि -1000 और -4000 के को अगर आप कंपेयर करें तो ये लेस नेगेटिव है, ये मोर नेगेटिव है। दिस इज हाई वाटर पोटेंशियल, दिस इज लो वाटर पोटेंशियल, तो वाटर यहाँ से यहाँ भी जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में या तो दिया हुआ है z से x, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो ऑपोजिट है, ठीक है, z से x नहीं है, z से y ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये लोवेस्ट के ऊपर है, ठीक है। y से x और z, देखिए y से z तक तो जा सकता है, y से x पे नहीं जा सकता, तो ये भी इनकरेक्ट है। बेसिकली x से मूव करेगा y की तरफ भी और x से मूव करेगा z की तरफ भी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Now potassium cyanide is known to interfere with the formation and use of ATP. ATP की जो प्रोडक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पोटेशियम साइनाइड एक केमिकल है जो कि इसको रोकता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, अगर पोटेशियम साइनाइड के इस्तेमाल से सेल के अंदर एक सॉल्यूट जो है वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी ये एक सेल है जिसके अंदर एक सॉल्यूट जो है वो जमा हो गया। क्यों जमा हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड का इस्तेमाल हुआ है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये सॉल्यूट जो है नॉर्मली वो सेल के अंदर एंटर कैसे करता है, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज हो गया तो वो समझेगा कि ये जो सॉल्यूट है इसको चाहिए होता होगा ATP, क्योंकि जब आपने ATP का इस्तेमाल बंद किया तो ये यहाँ पर जमा हो गया, ठीक है, तो वो लगा देगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नॉट द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूछा है एंटर कैसे होता है। देखिए अगर तो ये पूछते हैं ना एग्जिट कैसे होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये एक सेल है कि जिसके अंदर ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये बाहर जा रहा था, जब जो है वो ATP प्रोड्यूस हो रहा था तो ये बाहर जा रहा था। अब अगर ATP का इस्तेमाल हमने पोटेशियम साइनाइड इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे ATP बनना बंद हो गई। अब ATP बंद बनने के बाद ये अंदर ही रह गया, ठीक है। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसके बाहर जाने के लिए क्या ज़रूरत थी, ATP की। आंसर ये तब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आंसर तब होता है जब आपसे पूछा जाता है कि ये बाहर कैसे जाता था। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि ये अंदर कैसे आता है, ठीक है। तो अंदर कैसे आता है, अंदर आता है ये डिफ्यूजन से। क्यों, क्योंकि ये मूव करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अंदर तो आ गया, इसको बाहर निकालने के लिए चाहिए होता था ATP, बाहर नहीं जा रहा जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन अंदर आ रहा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है एंड दैट इज़ वाई ये अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर इसको अंदर आने के लिए ATP चाहिए होता और ATP की प्रोडक्शन रोक दी गई है बाय यूजिंग पोटेशियम साइनाइड, तो ये अंदर एक्यूमुलेट नहीं होता, ये सेल के बाहर एक्यूमुलेट होता। तो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सेल के अंदर आने का पूछा। अगर ये सवाल पूछें कि भाई पोटेशियम साइनाइड की बात, पोटेशियम साइनाइड जो है उसके इस्तेमाल के बाद ये सॉल्यूट जो है ये बाहर ही रह गया, ये अंदर नहीं आ पा रहा, तो ये क्या मसला हो गया। तो बेसिकली ये सेल ये अंदर आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, क्योंकि ATP की प्रोडक्शन कम होने की वजह से ये बाहर जमा हो गया। लेकिन चूंकि ये अंदर जमा हो गया, इसका मतलब ये ATP के जरिए अंदर नहीं आता था बल्कि ATP के जरिए बाहर जाता था। तो अंदर कैसे आता था, अंदर ये डिफ्यूजन के जरिए आता था बिना एनर्जी के। नाउ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विद अ लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। देखिए लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, तो ये एक सेल है। अब आप कुछ भी अज्यूम कर लें, इसको अज्यूम कर लें -5, ये लेस नेगेटिव हो गया -10 के मुकाबले में, -10 मोर नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी वैल्यूज अज्यूम कर लें, अंदर लेस नेगेटिव रखें, बाहर मोर नेगेटिव रखें। सॉरी इसको प्लेस किया है इन अच्छा सोल्यूशन का जो है वो है लेस नेगेटिव, सॉरी, बाहर जो है वो -5 है। सॉल्यूशन का इन्होंने वाटर पोटेंशियल बताया है, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल है लेस नेगेटिव, तो बाहर -5 है और अंदर का -10 है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट चेंज अकर्स इन द सेल एंड
व्हाट कॉजेज द चेंज। अब आप देखें वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। इनमें से हाई कौन सा है? नेगेटिव के अंदर जो वैल्यू छोटी नजर आती है वो एक्चुअली हाई होती है, तो -5 इज हाई, ठीक है, और -10 इज लो, तो वाटर मूव करेगा अंदर की तरफ। अब जब वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल फ्लैसिड तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, जब वाटर अंदर आएगा तो सेल टर्जिड होगा, ठीक है, सेल स्ट्रेस होगा, सेल टर्जिड होगा, सेल हार्ड होगा। तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या चीज़ अंदर आ रही है? क्या सोल्यूशन आ रहा है? पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं आता, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसे सेमी परमिएबल, क्या चीज़ अंदर आएगी? पानी अंदर आएगा। तो वाटर के डिफ्यूजन से, वाटर के अंदर आने से जो है वो सेल टर्जिड हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वाटर मूव करता है हाई वाटर पोटेंशियल से लो, या वाटर मूव करता है लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल की तरफ। Now the diagram shows a generalized animal cell, ठीक है, तो ये एनिमल सेल की डायग्राम है। पूछा क्या है? which structure would be involved in the final secretion of digestive enzymes from this cell। तो भाई हमारे पास जो एंजाइम बनने का प्रोसेस होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम बनने का जो पूरा प्रोसीजर है जिसके थ्रू एंजाइम बन के बाहर जाएंगे वो क्या है? देखिए भाई, पहले जो है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए डीएनए अगर यहाँ पर मौजूद है तो इसकी इंफॉर्मेशन कॉपी होगी और इससे आरएनए बनेगा। जो एंजाइम बनाना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये आरएनए आएगा इस स्ट्रक्चर के बाद, जिसे आप कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। राइबोसोम इस आरएनए को पढ़ के प्रोटीन बनाएंगे। अभी ये प्रोटीन सीधी सीधी बनेगी, उसके बाद इसको बैग में बंद करके भेजा जाएगा गोल्जी बॉडीज़ के पास। गोल्जी बॉडीज़ क्या करेंगी? इसे फोल्ड करेंगी, यानी प्रॉपर एंजाइम का शेप जो होता है उसके अंदर फोल्ड करेंगे। कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो ऐड करेंगे, कोई चीज़ निकालनी है तो वो निकालेंगे। उसके बाद इसे पैक करेंगे बैग के अंदर और ये बैग छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये जो आपको बैग नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वेसिकल्स हैं। ये बैग जाकर फ्यूज़ हो जाएगा मेम्ब्रेन से और जो भी इसके अंदर मटीरियल है वो बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। तो फाइनली कौन है वो जो बाहर लेके जा रहा है? ए, यानी ये जो बैग हैं, सीक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं, ये इसे बाहर लेके जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन? कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या करता है? देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी ना तो कोलेस्ट्रॉल की है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी लिपिड की भी नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी कोलेस्ट्रॉल की भी नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है इंटीग्रल प्रोटीन की, इंट्रिंसिक प्रोटीन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कौन करता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन करवाते हैं। हाइड्रोफिलिक चैनल्स भी कौन प्रोवाइड करता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स करवाती हैं। तो बच गया हमारे पास क्या? ये तीनों फंक्शंस नहीं है। ये रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि कब सॉलिड होना है, ठीक है, कब ज़्यादा सॉलिड होना है, कब ज़्यादा लिक्विड रहना है। ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है ये रेगुलेट करता है, ये डिसाइड करता है।